बेटा चार्ज के दो चार्ज दो टाइप्स के पढ़े थे, एक तो पॉजिटिव पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था बेटा, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन क्या क्या करते हैं बेटा, त्यागते हैं यानी लूज करते हैं, उन पे पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, यानी जो त्यागे जाएंगे उनके कारण पॉजिटिव, जो ग्रहण किए जाएंगे वो उनके कारण नेगेटिव। जो त्यागेंगे तो उसका मास जो द्रव्यमान होता है वो आपके पास क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। इसमें जो मास है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज पे। अब इसमें भी आपके पास आगे आपने देखा था, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल। लाइक चार्जेस आपको क्या करेंगे, सहजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी के अंदर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। कब, जब ये अनलाइक चार्जेस हैं यानी विजातीय आवेश है। ये आपको करवा दिया था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट अपनों ने किया था एडिटिव प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे जो क्यू है, चार्ज है, वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, यानी कि अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, तो इनका जो किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर, किसी भी निकाय पर कुल चार्ज, नेट चार्ज, वो इनके बीजगणितीय योग के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। जितना भी आवेश दे रखा है उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। ये भी करवा दिया था। फिर थर्ड प्रॉपर्टी भी करवा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस। यहाँ पे जो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी है आपके पास, ये एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो यहाँ तक आपको कल ये 3 पॉइंट आपको करवा दिए थे। आज अपने पास जो चौथा पॉइंट है वो है अपने पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आपको याद होगा संरक्षण है ऊर्जा संरक्षण है ना, तो ऊर्जा को अपने बना सकते। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज आ रही है बेटा आवाज, आवेश संरक्षण का नियम। यस सर। हाँ, आपने ये पढ़ा है आवेश संरक्षण के बारे में, सब पढ़ रखा है। कि आपने ये भी पढ़ा है कि किसी भी निकाय का ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको याद होगा, ना तो ऊर्जा को अपने नष्ट कर सकते हैं ना बना सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, बट अपने कभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसी तरह सेम टू सेम वहां पे आपके पास क्या था, ऊर्जा थी, एनर्जी थी, यहां पर आपके पास क्या है, चार्ज। तो चार्ज में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सिस्टम है ना बेटा, कोई भी सिस्टम, उसका जो नेट चार्ज है रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास यहां पर है किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है बेटा, कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, अब ये कैसे, आपको इसका एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में आप ये देखोगे NaCl, इसको जोड़ोगे ना केमिस्ट्री में, तो इस पे कौन सा चार्ज है, +1, इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, -1। अब आप सभी जानते हो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो अपने पास क्या बनता है, NaCl। तो NaCl पे कहीं चार्ज होता है क्या बेटा, ये जो है ना, ये NaCl मिला अपने को, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, मतलब इस पे चार्ज क्या होगा बेटा, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये जो जीरो है, तो ये पूरा सिस्टम है बेटा।
तो अगर राइट हैंड साइड अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा, 0। चेक कर लीजिए, +1 और -1 इनको आप जोड़िए, ऐड कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे भी टोटल चार्ज, नेट चार्ज आपको क्या मिलेगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी साथ साथ काम कर रही है ना, इन दोनों के चार्ज को आपने क्या किया है ना, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज नेट फाइंड करने के लिए आपको उसका क्या किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी, आवेश का ये बीजगणितीय योग किया सभी का एडिस रूल लगाकर। अब यहाँ पर आपके पास ये देख लीजिए, पहले भी 0 था और बाद में भी क्या है, 0। अब इसी तरह अपने यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं, यूरेनियम 92 238, इसमें से आप अगर इसमें थोरियम अगर ये कन्वर्ट होगा तो यहां पर आपके पास 234 प्लस अल्फा पार्टिकल, ये वाली रिएक्शन दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली जो रिएक्शन है, यानी कि जो आपके केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शनें चलती हैं वो सारी की सारी आवेश संरक्षण के नियम यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करती हैं बेटा, फॉलो करती हैं। इसी तरह आपको ये याद होगा, यहां पर एक पॉजिट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया बेटा, ये आपके पास एक पॉजिट्रॉन और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर आपके पास जब यहाँ पे गामा रेस का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके पास गामा रेस का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन। ये गामा रेज है बेटा, ये गामा रेज, या इसको बीच में अपने इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं था, इसका मास नहीं होता, इसका ये एक ऐसा गामा पार्टिकल है जिसका कोई मास नहीं कंसीडर करते, यानी ये इसको रे भी बोल सकते हो, फोटोन भी कहा जाता है इसको। तो यहां पर आपके पास इस फोटोन का कोई भी मास नहीं होता। तो एक बात और याद रखना यहां पर, अब जिसका मास नहीं होगा उस पे कोई चार्ज भी नहीं होगा। याद रखना, चार्ज उसी पर आता है जिसका द्रव्यमान होता है, चार्ज उसी पे आएगा जिसका मास होता है बेटा। जिस बॉडी का मास नहीं है उस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और एक बात बता दूं, ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसका मास ना हो। अगर कोई दुनिया में अगर कोई चीज प्रेजेंट है, अगर वो पार्टिकल के फॉर्म में, तो वो पार्टिकल के अगर फॉर्म में है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, भले वो इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। कोई भी पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल वर्ड यूज किया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान होगा ही होगा। और यहाँ पे ये फोटोन है, फोटोन का कोई मास नहीं होता, क्योंकि फोटोन जो होता है ना वो एक लाइट का पैकेट होता है, पैकेट के फॉर्म में इसको कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है, बंडल माना जाता है बहुत सारी रेज का। तो यहाँ पे जो गामा रेज हैं इसीलिए इसको गामा रेज भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है बेटा अपने को। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये तो आप सभी जानते हो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इसको आपने पॉजिट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर होता है बेटा, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मेजर अंतर है बेटा। देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है बेटा, ठीक है, केजी। जबकि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। याद रखिएगा, यहां पर आपके पास इसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। बट इन दोनों में अंतर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, द्रव्यमान बराबर होता है, परंतु इनके आवेश में अंतर होता है, एक नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये चीज समझ में आ गई बेटा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में समझ। हाँ बेटा, सर एक बार
अच्छा हाँ, ये बता देते हैं बेटा। इसमें देखिए ये आपके पास यूरेनियम है 238, ठीक है बेटा, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इस अवस्था में, इस कंडीशन में रह नहीं पाता, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, थोरियम में। आपको याद होगा आपके पास जो राम सेतु है श्रीलंका के उधर, तो वहां पर आपके पास थोरियम है सबसे ज्यादा। अगर उस थोरियम को अपने यूरेनियम में कन्वर्ट कर लें तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज की, फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो सकती है, क्योंकि बस ये प्रोसेस नहीं है अपने पास थोरियम को यूरेनियम में बदलने का। अगर वो मशीनें महंगी आती हैं वो, और अपने पास उसको टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपने को दिक्कत आती है। नहीं तो अपने पास न्यूक्लियर प्लांट कई सारे हो देश में, हर जिले में बना सकते हैं, इतना थोरियम है वहां पे, थोरियम बहुत है वहां पे। तो अब यहाँ पर आपके पास ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम, इसमें देखिए कितना प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन देखिए, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को शो करता है, एटॉमिक है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है। तो इसमें देख लीजिए कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे कहीं चार्ज वगैरह तो है नहीं। इसमें देखिए, इसमें कितने, थोरियम में कितने प्रोटॉन है, 90। अल्फा पार्टिकल, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा। अब ये 90 + 2, ये हीलियम जो आप बोल रहे हो ना बेटा, क्या क्या हीलियम हो गया न्यूक्लियस का। तो इसके से अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं ना, तो वो आपके पास ये बनता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हो किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, आपने पढ़ा है क्या पहले कभी? यस सर। अल्फा कण होता क्या है, हीलियम का जो एटम होता है, अगर आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो बेटा, बाहर निकाल दें, तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वास्तव में हीलियम में। आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही होता है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो इसका मतलब इसके ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका सिर्फ न्यूक्लियस होगा, इसका सिर्फ क्या होगा बेटा, नाभिक होगा। तो इसी नाभिक को अपने कह देते हैं अल्फा पार्टिकल। अब ये हीलियम ना बोलकर इसको क्या बोला जाता है फिर, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा कण। तो आपसे कभी पूछ ले कि अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपने बाहर निकालते हैं तो बचा हुआ जो नाभिक है वो आपके पास क्या कहलाता है, यानी हीलियम का जो नाभिक है उसी को अल्फा पार्टिकल। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और बता दूं, ये जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये जो होता है आपको केमिस्ट्री में पता होगा कि ये आपके पास प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है ना। एटॉमिक मास नंबर है ना, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये याद रखना, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन। तो ये याद रख, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कंसीडर करते हैं अपने इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास अलग है सिस्टम, वो चार्ज को बैलेंस करता है ऐसे। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये चीज समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया बेटा। चार्ज कंजर्वेशन तो छोटा सा टॉपिक है, आपने केमिस्ट्री वाला ही है लगभग जितना भी है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट, उस पे पेज नंबर मैं 1 लिख देता हूं पहले। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 5th पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट अपना, अब 5th पॉइंट क्या है बेटा अपना, आवेश एक निश्चर राशि है। The charge is invariance, variance quantity।
बेटा अब ये आप कहोगे सर ये क्या चीज होती है, इनवेरिएंस यानी कि निश्चल राशि, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूं कि आपके पास जो बॉडी होती है ना बेटा, बॉडी, ये दिखाई दे रहा है, रेड पेन दिखाई दे रहा है क्या सभी को? यस सर। अब ये कोई बॉडी है बेटा, यस सर। है ना? अब आप सभी जानते हो हर बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, मास होगा। मास। वेरी गुड। अब ये मान लीजिए ये जो बॉडी है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। रेस्ट। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी अपने पास, जीरो। जीरो। तो है ना, जीरो का। तो अपने क्या मानते हैं कि रेस्ट कंडीशन पे इसका जो मास है वो कितना है, एम नॉट। कितना है बेटा, एम नॉट। ठीक है, हाँ एम नॉट इसलिए माना है कि ये जीरो, यानी जब वेलोसिटी क्या है जीरो, यानी रेस्ट कंडीशन में इसका मास जो आपके पास क्या आएगा वो एम नॉट है। अब एक आइंस्टीन है साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ये आप सभी को मालूम होगा। तो आइंस्टीन ने ना एक थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी, याद होगा आपको 11th क्लास में, आपेक्षिकता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, याद आया क्या किसी को? अब आपको सर ये कौन सी थ्योरी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। आपको बताया होगा या टीचर्स ने समझाया होगा कि जब आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरी ट्रेन आपको क्रॉस करती है, तो ऐसा लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं बताया तो आप जानते ही होंगे कि आप यार मान लीजिए किसी ट्रेन या बस में आप अगर आप बैठे हो और सामने से कोई दूसरी बस क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है कि दूसरी बस की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है कि दूसरी बस की स्पीड ज्यादा है, वो उन दोनों ही बसों की स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है। उसे बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। एक बस का दूसरे बस की रिस्पेक्ट स्पीड, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। आपको याद आया क्या? एक बस का दूसरे बस के सापेक्ष जो वेग होता है आपेक्षिक वेग कहलाता है या सापेक्षिक वेग कहलाता है ना? वो थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने बेटा, रिलेटिव थ्योरी। तो रिलेटिव थ्योरी जो आपके पास है यहां पर वो कहता है कि जब रेस्ट में है ना तो उसका मास ये रहा। तो आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी क्या कहती है, रिलेटिव थ्योरी कि अगर ये बॉडी मूव करेगी, क्या करेगी बेटा, मूविंग कंडीशन पे। अब ये किस कंडीशन पे है बेटा, मूविंग, मूव कर रही है इस वक्त, तो मूविंग कर रही है, आपकी मूव कर रही है इस बॉडी, तो उस कंडीशन पे तो यहां पर आपके पास इस बॉडी का जो द्रव्यमान है ना, मास है जो, वो चेंज हो जाएगा। वो अब कितना होगा, स्मॉल है। क्या होगा बेटा, स्मॉल है। तो ये इसकी रिलेटिविटी थ्योरी में इसमें मास का एक फॉर्मूला है बड़ी क्लास के अंदर, रिलेटिव थ्योरी का। तो वो बड़ी क्लास के अंदर है, तो वो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट, ये फॉर्मूला है आपके नोट्स में भी दे रखा है वैसे, ये वाला फॉर्मूला है बेटा। ये रिलेटिव थ्योरी से इस किसी भी बॉडी का जो मास है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी बॉडी का। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कहा था, वेलोसिटी जीरो है। अगर आप रेस्ट के लिए निकालोगे, रेस्ट के लिए निकालोगे तो v की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दो, जीरो यहाँ पे जीरो रख के देखिए, 1 माइनस जीरो सी स्क्वायर। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, एम नॉट ही बचेगा, है ना, यही बचेगा बेटा, है ना। जब जीरो, वही सेम टू सेम ही बचेगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है बेटा। और इसके ये कहता है कि आइंस्टीन कहता है कि कोई भी बॉडी है ना बेटा, कोई भी बॉडी है, अगर वो क्या करती है, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। उस बॉडी का जो मास है, जब अपने काउंट करेंगे तो उस बॉडी का जो मास है वो क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब अब यहां पर आप देखिए इंक्रीज कैसे पता चला सर कि आप इंक्रीज कह रहे हो। तो मान लीजिए अगर इस बॉडी की वेलोसिटी
लाइट की वेलोसिटी के बराबर मान लें, किसके बराबर मान लें बेटा, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल मान लें। तो लाइट की वेलोसिटी के अगर इक्वल मानोगे, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल, तो आप देख लीजिए यहां पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, वेयर v इज इक्वल टू सी, यहां पे पुट करके देखिए एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या बना एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1, एम नॉट 0। और अब किसी भी रकम में, किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। तो इसका मतलब तभी तो ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी, ऐसी दुनिया में कोई बॉडी नहीं बनी जो लाइट की स्पीड से क्या कर सके बेटा, ट्रेवल कर सके, है ना। ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है, अपने उसको अप्रोक्सीमेटली मानते हैं बेटा, कोई भी ऐसा पार्टिकल है आपके पास बॉडी नहीं है कि जो आपके पास लाइट की स्पीड से क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो ये याद रखिएगा। तो अगर वो लाइट की स्पीड से मूव करेगी तो उसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। तो ये थ्योरी थी, ये तो थी मास के लिए। अब यहां पर आप ये जो फॉर्मूला बना है ना बेटा, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास में ले जाऊं, क्योंकि इस थ्योरी को समझाने के लिए मेरे को समझाना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, आपको याद होगा निर्देश तंत्र आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, यस सर, है ना। अब निर्देश तंत्र के साथ, है ना, निर्देश तंत्र आपने पढ़ा, सभी में आपने पढ़ा है बेटा। तो इसमें होता क्या है, निर्देश तंत्र का काम क्या है, अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। एक बस है, निर्देश तंत्र का फर्क कैसे पड़ता है समझिएगा, मास पर इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, ये निर्देश तंत्र पे हर चीज निर्भर कैसे करती है वो समझिए बेटा। अब यहाँ पे बस में आपके पास एक ड्राइवर हो गया, ये एक पैसेंजर ए, पैसेंजर बी, और एक सड़क पर, रोड पर, ये साइड में बेटा यहां पर एक पैसेंजर खड़ा है या कोई व्यक्ति को खड़ा है, प्रश्न नंबर पी, कोई भी व्यक्ति खड़ा है बेटा, वो पी बोल लिख दिया इसको। अब बस जो चल रही है वो कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बताइए ये जो पर्सन है, ये जो आपकी बस है वो तो 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से इसको दिखाई दे रही है। तो बताइए ये जो बी वाला व्यक्ति है वो इसको कैसे पता चलेगा, इसके रिस्पेक्ट मूविंग में होगा या रेस्ट में होगा, जरा बताइए। इस व्यक्ति के सापेक्ष ये जो बी व्यक्ति है ये मूविंग में होगा, मोशन में होगा या रेस्ट में होगा बेटा, मोशन में सर। वेरी गुड। और इसकी क्या स्पीड होगी, बी की स्पीड क्या होगी इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष क्या होगी, इस पी वाले के सापेक्ष इसकी स्पीड क्या होगी, बी वाले की, सर 60। हाँ वेरी गुड 60, क्योंकि जो बस के अंदर ही तो बैठा है, जो बस की स्पीड होगी वही इस ए बी और ड्राइवर सब की स्पीड क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। परंतु देखिए अब ये जो फ्रेम है, ये जो खड़ा है, जिसके रिस्पेक्ट आप देख रहे हो, जिस फ्रेम की रिस्पेक्ट आप देख रहे हो, जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप देख रहे हो, वो निर्देश तंत्र आपका कैसा है, रेस्ट में, है ना, स्थिर अवस्था में। परंतु जो बस है वो मूविंग में है ना। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को, ये चीज समझ में आई है नहीं है। यस सर। अब क्या करते हैं, है ना, अब मैं क्या करता हूं कि उठाकर इस निर्देश तंत्र को बिंदु ए पे ले जाती हूं, किस पे ले जाती है, ए पर। अब बताइए यही बी वाला व्यक्ति ए के सापेक्ष, ये आगे बैठा है ये पीछे बैठा है, ये ए के सापेक्ष बी वाला व्यक्ति रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में सर। हाँ बस रेस्ट में ही है ना। अब आप बैठे हो, आपसे आगे कोई स्टूडेंट बैठा है या कोई और व्यक्ति बैठा है, तो वो तो आपको रेस्ट में ही दिखाई देगा ना, अलग ऐसा थोड़ी ना चलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो वो आपको ये आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्या कारण हो गया, इसको तो ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है और इस व्यक्ति को ये
मोशन में दिखाई दे रहा है, गतिशील अवस्था में दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है दोनों में? इसका जो निर्देश तंत्र है वो कैसा है? रेस्ट। अब आप देखिए, ये जो ए व्यक्ति बैठा है वो भी तो बस में बैठा है ना, इसका निर्देश तंत्र, ए व्यक्ति का निर्देश तंत्र, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये व्यक्ति भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हाँ, तो अब आप देखिए यहां पर कि अगर मेरा फ्रेम की रिस्पेक्ट, फ्रेम की अगर देखो यहां पे फ्रेम रेस्ट है तो ये मोशन में दिखाई दे रहा है, फ्रेम जब सेम स्पीड से चल रहा है तो आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? कैसे दिखाई दे रहा है? रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेम की रिस्पेक्ट वेलोसिटी में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही? यही बी व्यक्ति इस फ्रेम के रिस्पेक्ट 60 किलोमीटर के रिस्पेक्ट चल रहा है और ए वाले बस का जो फ्रेम है, बस जिसको पूरी बस है जो, उस बस में वो कैसा है? रेस्ट में। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा ट्रेन में जब बैठे हो आप या बस में बैठे हो, अगर आप आपके हाथ में कोई भी चीज है, बॉल है, अगर आप उसको ऊपर उछालोगे तो वापस आपके हाथ में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो बॉल पीछे चली जाएगी या आगे चली जाएगी, वापस आपके हाथ में आएगी। जबकि बस तो ट्रेवल कर रही है ना, उसको तो पीछे चले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस पूरे बस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है, उसके अंदर जो भी वस्तु होगी वो उसी के हिसाब से चलेगी। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? ये चीज मैं ये पूरी स्टोरी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आज चीज आपको समझ में आ जाए। और रट्टा नहीं लगवाना, मैं समझाना है बेटा, समझ के करोगे तो आपको ये जो चीज मैंने समझाई है ना बेटा, आपकी कंपटीशन में आगे 11th क्लास में का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन में इसी थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको निर्देश तंत्र समझ में आ गया तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी कंपटीशन की। अब देख लीजिए, इसी तरह इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर वास्तव में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज ना होता तो अपना खर्चा बहुत कम लगता। कैसे? ग्लोब में, ग्लोब के अंदर अमेरिका और भारत, मान लीजिए भारत यहां पर है, अमेरिका यहां पर है, इंडिया यहां है, अमेरिका यहां पे, फ्लाइटें जाती हैं ना, फ्लाइट, उसको बहुत टाइम लग जाता है। लगता है या नहीं लगता? भारत 14 15 या 24 घंटे भी लग जाते हैं, 30 घंटे भी लगते हैं बेटा यहां तक पहुंचने में। बहुत सारा टाइम लगता है, यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। तो वो क्योंकि घूम के जाता है, यहाँ पे फ्लाइट ऐसे जाती है। ऐसा क्या रीजन है? अपने अगर पृथ्वी घूम रही है, वायुयान को हवा में कर दो, पृथ्वी घूम जाएगी, अमेरिका आएगा, वापिस वायुयान को क्या कर दो? लैंड करवा दो। आप सभी जानते हो एरोप्लेन स्टैंड मोड में हो जाता है, स्टैंड मोड कर दो। जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऊपर गया, पृथ्वी घूमेगी, जैसे अमेरिका आया, या फिर जैसे मान लीजिए अपने गंगानगर है, गंगानगर में हेलीकॉप्टर को ऊपर कर दो, दिल्ली आएगा, नीचे लैंड कर जाएगा वापस, है ना? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ के चारों ओर जो अर्थ का फ्रेम है, अर्थ का जो पूरा निर्देश तंत्र है, उसके अंदर वायु यानी इन्वायरमेंट उसी स्पीड से रोटेट हो रही है जिस स्पीड से आपकी अर्थ हो रही है। उस कंडीशन में सारी चीजें एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसी हैं? रेस्ट में। तो ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत फर्क पड़ता है, आपको याद कर दूं निर्देश तंत्र का। तो अब यहां पे देखिए, जो मास है वो निर्देश तंत्र पर, मास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, निर्देश तंत्र पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है, डिपेंड करता है बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। अब आ जाइए चार्ज, आवेश। मैं बात बता रहा हूं बेटा, आवेश। मैंने यहां पे क्या लिखा है? आवेश एक निश्चल राशि है, चार्ज इज इनवेरिएंस। तो आपको एक बात बता दूं, चार्ज किस, ये बेटा इसको नोट करना है क्या? एक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसका फिर रफ कर रहा हूं।
यस सर हो गया। अब देखिए बेटा, यहां पर आपके पास इसका मास कितना था, m नॉट, कब, जब रेस्ट में था। अब देखिए बेटा, इसमें आपके पास चार्ज, अब चार्ज के बारे में चलते हैं। अब बताइए चार्ज कब आता है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पे जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है, सर इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन के प्यारने और ग्रहण करने। हाँ, डोनेट और यानी कि लूज या गेन करने के कारण आता है। अब अगर ये मान लीजिए इस पर, इस पार्टिकल पर, इस बॉडी पे चार्ज अगर कितना है बेटा, क्यू नॉट है, तो ये बॉडी अगर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो इस पे ये जो चार्ज है इस पे वास्तव में मूविंग कंडीशन पे भी चार्ज कितना रहेगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने पर ही क्या करता है बेटा, निर्भर करता है, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चार्ज जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। हाँ, तो ये याद रखिएगा कि जो आपके पास जो चार्ज होता है वो आपके पास निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या नहीं करता बेटा, रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। और ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। तो दोनों में ये मेजर अंतर है। तो आपके पास कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आवेश एक निश्चल राशि है, बताइए क्यों, तो आप क्या कहोगे, इसके पीछे दो रीजन और देने पड़ेंगे। एक रीजन तो ये हो गया कि चार्ज जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। अब निर्देश तंत्र पर निर्भर क्यों नहीं करता, अब आपको वो क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको कह दूं, निर्देश तंत्र पर निर्भर क्यों नहीं करता, क्योंकि आवेश वस्तु की या पदार्थ की चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो ये याद रखना, आवेश जो है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। जब स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र पे भी निर्भर नहीं करेगा। जबकि इधर देखिए मास जो है वो वेलोसिटी पर यानी स्पीड पर डिपेंड करती है, और स्पीड किस पे डिपेंड करती है बेटा, निर्देश तंत्र पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करती है। अब आपको एग्जांपल मैंने लिया था बस वाला, तो वहां से आपको स्पीड भी बता दिया कि स्पीड निर्देश तंत्र पे डिपेंड करती है ना। और ये स्पीड, अगर स्पीड निर्देश तंत्र पे निर्भर कर रही है यानी चाल निर्देश तंत्र पे निर्भर कर रही है, तो मास भी तो उसी पे डिपेंड कर रहा है ना, एक दूसरे पे सब क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंस है या नहीं है, सभी डिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंड है, ये आगे वाले पे डिपेंड है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे आपका जो आंसर है ये वाला पार्ट है सिर्फ इतना, ये वाली सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाई हैं कि ये आया है तो आया ऐसे, क्यों ऐसे दिया है, फॉर्मूला ऐसे ही क्यों किया है, सब ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इसके पीछे इतनी पूरी थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई है। तो ये याद रखिएगा, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए आवेश एक निश्चल राशि है, समझाइए, द चार्ज इज इनवेरियंस क्वांटिटी वाई गिवन द रीजन, तो आप क्या लिखोगे, आवेश जो है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता तथा इसके कारण ये निर्देश तंत्र पर भी डिपेंड नहीं करता। आप सिंपल सी बात लिख सकते हो कि आवेश वस्तु की चाल व निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया बेटा? The charge does not depend on speed of body and frame of reference। तो दो चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं आपके पास, ये दोनों रीजन आप लिख सकते हो। अगर आप ये भी लिख दोगे ना सिर्फ ये, तो भी आपका आंसर सही है। ये वाले अगर लाइन लिख दोगे तो भी आंसर आपका राइट है, और ये वाला भी लिख दोगे तो भी राइट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई है नहीं है बेटा? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। सर इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैं क्वेश्चन में रिपीट करता हूं। चार्ज इज इनवेरियंस क्वांटिटी, व्हाई? क्यों? तो आप उसमें क्या लिखोगे? बिकॉज द चार्ज, आप क्या लिखोगे? बिकॉज, अब ये पूरी लाइन, जब वाई वाला क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम है ये वाला लाइन उठानी होती है। चार्ज इज इनवेरियंस क्वांटिटी बिकॉज द स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे बेटा? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। है ना? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। हो गए 40 मिनट। क्या 5 पॉइंट थे आपकी, ये जो प्रॉपर्टीज थी वो होगी अपनी कंप्लीट। ठीक है बेटा? तो अपनी कंप्लीट होगी तो अपने पास अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है जो अपने, वो यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या बेटा? यूनिट ऑफ चार्ज। अब यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? आप सभी को मालूम है चार्ज की यूनिट होंगी, तो अपने यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें दो सिस्टम है, एसआई या फिर अपने एमकेएस कई बार बोल देते हैं। एक है अपने पास सीजीएस। दो टाइप की सिस्टम है बेटा। तो आपके पास जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर इसको क्या बोला जाता है बेटा? कूलॉम। कूलॉम क्यों बोला जाता है? एक ये साइंटिस्ट था बेटा, उसी के हिसाब से है, तो इसीलिए इसको अपने साइंटिस्ट के नाम पर जो भी यूनिट होगी उसके कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल शो, है ना? कूलॉम का सिंबल अगर आपको शो करना है तो उसका कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए दूसरा, इसकी यूनिट। इसकी जो सीजीएस में यूनिट होती है, किसी को पता है क्या क्या होती है? किसी भी बच्चे को चार्ज की? ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU। एक और इसकी यूनिट है, दूसरी इसको दूसरा और नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन FR से भी क्या इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और यूनिट है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम। तो आपके पास ये 3 यूनिट है, इसके 3 नाम है बेटा सीजीएस के अंदर। आप फ्रैंकलिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ESU भी यूज कर सकते हो, और स्टेट कूलॉम भी यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। एक याद रखिएगा, ये आपके पास यूनिट है। अब आती है बात कि एक कूलॉम में कितने होते हैं, तो 3 × 10⁹ ESU लिख दो या कोई भी वैल्यू लिख दो आप इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब याद रखना, लाइट की स्पीड वाली फॉर्मूला नहीं लिख देना आप कहीं, तो लाइट की स्पीड भी 3 × 10⁸ होती है। यहां पर 3 × 10⁹ है, ये याद रखिएगा, 3 × 10⁹ एक कूलॉम के अंदर। अब उसके बाद एक यूनिट और है EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव यूनिट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास 10 फ्रैंकलिन या ESU की क्या होती है बेटा? इक्वल होती है बेटा। 10 फ्रैंकलिन बोल लो या ESU बोल लो, इसके इक्वल होती है। तो जब इसको आपके पास 10 EU नहीं, आपके पास 10 कूलॉम, यहाँ पे 10 कूलॉम की ये क्या होती है बेटा? बराबर होती है। EMU की वैल्यू जो होती है वो 10 कूलॉम की क्या होती है बेटा? बराबर। और एक कूलॉम बराबर आप सभी जानते हो, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये बनेगी
ESU लिख लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिख लीजिए या फ्रैंकलिन लिख लीजिए। तो इन चारों में से, तीनों में से कोई भी यूनिट आप यहां लिख सकते हो। तो ये चीज समझ में आएगी बेटा। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बेटा, ये आपके पास जो यूनिट है ना बेटा, ये यूनिट जैसे मिडल, जैसे आपके पास FPS सिस्टम होता है ना, इन दोनों के बीच का एक सिस्टम होता है FPS। जब अपने मैग्नेटिक फील्ड है ना, जब अपने मैग्नेटिक फील्ड और चलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो कई जगह अपने ना इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, EMU का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, परंतु इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसका ज्यादातर अपने इस्तेमाल नहीं करते, अपने ज्यादातर चलता है ये गुलामी। याद रखना, ESU का भी इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते अपने कैलकुलेशन में, अपने ESU का भी इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, पर अपने को मालूम होना चाहिए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम होते हैं, ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। अब पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है? द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा मात्रक, से बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो ये याद रखना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, फेराडे। साइंटिस्ट है फेराडे, आपको याद होगा इस नाम का साइंटिस्ट। तो याद रखना, आपके पास आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? फेराडे होता है बेटा, है ना। और इसको जो फ्रैंकलिन है ना, इसको FR स्मॉल r से शो करते हैं बेटा, FR से। जो यहां पर आपके पास जो फेराडे है 96,500, यानी कि एक फेराडे के अंदर, FR लिखा है बेटा, एक फेराडे के अंदर आपके पास 96,500 कूलाम आवेश होता है बेटा। सबसे जब बड़ा मात्रक है ये फेराडे, इसको फेराडे बोलते हैं बेटा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा? फेराडे। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। नहीं, इसका स्मॉल f में है बेटा, इसमें और इसमें फर्क है। इसका कैपिटल F यूज किया गया है, इसका कैपिटल F यूज करते हैं अपने, और उसका स्मॉल f यूज करते हैं फ्रैंकलिन में। और ज्यादातर फ्रैंकलिन चलता नहीं है, चलता ये फेराडे ही है बेटा। क्या बेटा, अब आपको बता दूं इसका फ्रैंकलिन रखा क्यों है। बेंजामिन फ्रैंकलिन था ना जो साइंटिस्ट, उसने ये बताया था, पोलैरिटी बताई थी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। पहले यही माना जाता था चार्ज। अब होते कितने टाइप्स के, प्लस कौन सा बोले, माइनस कौन सा बोले, तो ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि इसे पॉजिटिव बोलो, इसे नेगेटिव बोलो। उस हिसाब से उसको याद रखने के लिए एक यूनिट में नाम रख दिया गया फ्रैंकलिन। तो ज्यादातर आपके बुकों में ESU चलता है और स्टेट कूलाम चलता है, और न्यूमेरिकल में ये चलता है, न्यूमेरिकल्स में कूलाम। और 1 नंबर में जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है फेराडे। एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उसी के हिसाब से आपको याद भी रह जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को बेटा? नो सर। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब यहां पर मैं लेकर आऊंगा फ्रिक्शन वगैरह, है ना। मैं सीधे डायरेक्ट फ्रिक्शन नहीं करवाता, क्योंकि डायरेक्ट फ्रिक्शन करवाने से उतना मजा नहीं आता बेटा पढ़ने में भी। आपने जो 10वीं क्लास तक पढ़ा था, मैंने 11वीं में पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल किया अभी तक। तो अब देखिए ये फ्रिक्शन, इसकी 3 विधियां हैं बेटा, 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है घर्षण विधि।
इसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन मेथड। दूसरी विधि कौन सी है? चालन विधि। चालन विधि, कंडक्शन मेथड। और लास्ट में सब थर्ड विधि जो है आपके पास प्रेरण विधि। ये रेड से लिख दिया मैंने। प्रेरण विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्शन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रेरण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। कंपटीशन के अंदर ये जो घुमाते हैं क्वेश्चन में, वो ये इस मेथड के अंदर घुमाते हैं सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो विधि बहुत आसान है, घर्षण विधि। 3 विधियां हैं बेटा। अब बताइए, जब घर्षण होगा तो आपको पास क्या करना पड़ेगा? आपको याद है कुछ आपने कभी किया हो कि स्केल, प्लास्टिक का स्केल का इस्तेमाल करते हैं अपने। प्लास्टिक का स्केल लीजिए, आप ड्राई हेयर है ना, सूखे हुए बालों पे आप उसको रब कीजिए। ऐसे ड्राई हेयर होने चाहिए बेटा, आप उसको ढंग से रब कीजिए और फिर नीचे जमीन के पास लेके जाइए, डस्ट के पास। तो देखना उसके साथ कुछ डस्ट के पार्टिकल या आप हल्के कागज के टुकड़े, बहुत हल्के कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे तो क्या देखोगे कि वो कागज के टुकड़े या डस्ट के पार्टिकल उस स्केल, प्लास्टिक के स्केल के साथ क्या हो जाते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब कैसे हुए वो? तो आपने पहले क्या किया था? प्लास्टिक के स्केल को, ये आपके पास क्या है बेटा? प्लास्टिक का क्या है बेटा? स्केल है। इस प्लास्टिक के स्केल को आपने क्या किया था? प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर, ड्राई हेयर के साथ क्या करना है बेटा? अब ये आपके पास क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हेयर कैसे होनी चाहिए बेटा? ड्राई हेयर है, ये शुष्क बाल है, इनके साथ आपको उसके साथ क्या करना है बेटा? रब करना है। जब आप रब नहीं कर रहे, इसके साथ कोई भी घर्षण नहीं कर रहे, जब तक आपने इसके साथ कोई घर्षण नहीं किया है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर। तो उदासीन रहेगी ये प्लास्टिक। आपके जो हेयर है इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इक्वल। तब तक तो इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज यानी कि आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पर याद रखना, आवेशन की विधियां यानी किसी वस्तु पर आवेश कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए 3 मेथड है, 3 विधियां हैं, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। उसमें से नाम आप सब जानते हो, घर्षण विधि, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जानते हो सभी, 2 सतहों को आपस में क्या करना? रबिंग करनी, रगड़ना। तो इसमें भी ये 2 सतह आपस में रगड़ेंगी। तो इसमें यहाँ पे इतने प्लास्टिक का स्केल यूज कर लिया, ड्राई हेयर यूज कर लिया। अब जैसे ही आपने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां पर इसके साथ क्या कर दिया? स्केल को आपने क्या कर रहे हैं? इसके साथ रब कर रहे हैं। यहां पे इसके साथ क्या किया जा रहा है बेटा? रबिंग की जा रही है। तो यहाँ पे इसके साथ इसको रब कर रहे हैं। तो जैसे इसके साथ यहाँ पे रबिंग होगी, ये यहाँ पे अब घर्षण चल रहा है बेटा, फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। तो जब घर्षण करेंगे तो क्या होगा? आप देख लीजिए, जो 2 सतहों का अगर आप रबिंग करते हो तो कुछ एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। जैसे आपके हाथ ठंडे हैं, तो आपके हाथ ठंडे हैं तो आप गर्म करना चाहते हो, तो हाथ गर्म कैसे होते हैं बेटा? आप उनको क्या करोगे?
रबिंग करेंगे, रगड़ते हैं। रगड़ते हैं, तो उससे हीट मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को, इसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके बेटा, ट्रांसफर कर सके, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके बेटा, ट्रांसफर कर सके। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ड्राई हेयर के साथ रब करेगा तो अपने शरीर में, ह्यूमन की बॉडीज में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास है वो मूव कर सकते हैं। अब आपको सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो बायो वाले स्टूडेंट सभी जानते हैं, जब एटीपी बनती है सेल में, जब आप करते हो सब प्रोसेस चलती है, एटीपी जब बनती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, याद आएगा कुछ, तो शरीर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो यहां पे जैसे ही रब करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जंप करके किस पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं रेड पेन से, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे आ जाएंगे बेटा, स्केल पर आ जाएंगे। तो यहां पर आपके पास इस पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो नेगेटिव आता है, और जो डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव आता है। तो अब आप कहोगे सर कि इस पर इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, तो एक याद है ना केमिस्ट्री में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, FClBri, FClBri, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोम, पढ़ा है ना आपने। तो किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा किसकी होती है, FClBri में, मेरे को पता नहीं है, फ्लोरीन, हाँ FClBri बोल रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर आपके पास जिसकी भी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो वहां पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना बेटा, वो विद्युत ऋणता के हिसाब से होते हैं। अगर जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो उसी टाइप वो क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करते हैं, है ना, मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास विद्युत ऋणता के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव। अब क्या करोगे, यही स्केल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल हैं, तो जैसे इसके पास लेके जाओगे तो एक याद है ना, इस बॉडी पर जो आवेश आया है, ये जो प्लास्टिक के स्केल है ना, जो प्लास्टिक का स्केल, इस पर जो आवेश आया है वो कौन सी विधि से आया है, किस विधि से आया है बेटा, प्लास्टिक के स्केल पे जो चार्ज आ रहा है वो किस विधि से आ रहा है बेटा, हाँ घर्षण विधि, क्योंकि मैंने इसको ड्राई हेयर के साथ घर्षित किया है। देखो बेटा एक बात याद है ना, विधि का नाम रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। फ्रिक्शन तो मतलब दो चीजों को फ्रिक्शन किया जाएगा, घर्षण मतलब दो चीजों को रगड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों को रगड़ा गया, तो इसीलिए ये मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन मेथड। अब आप देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं क्या, अपनों को इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। तो पता कैसे चलेगा कि, अब पता कैसे चलेगा कि स्केल पर चार्ज आया है या नहीं आया, है ना, आवेश आया है या नहीं आया, इसका पता कैसे चलेगा। तो उसका पता करने के लिए अपने क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस के पास लेके जाते हैं, अर्थ की सरफेस के पास। जैसे ही आप अर्थ के सरफेस के पास लेके जाओगे तो जो यहाँ पे डस्ट होगी, वो डस्ट पार्टिकल इसके साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। पास लेके जाना है, टच नहीं करवाना, जस्ट उसके पास। जैसे पास लेके जाओगे तो टच नहीं कराना बेटा, जैसे पास लेके जाओगे तो वो कागज के टुकड़े उछल कर उसके साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे। तो वहां पे आपके पास, अब याद है ना, कागज का टुकड़ा अगर हल्का होना चाहिए, अगर कागज का टुकड़ा नहीं उठ रहा तो आप डस्ट ले सकते हो, धूल जो भी वगैरह आप वहां पे तो डस्ट होता है, उससे वो भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा क्या हो जाती है बेटा, चिपक जाएगी, ऐड हो जाएगी इसके। तो याद है ना, ये जो डस्ट के पार्टिकल इसके साथ चिपक रहे हैं ना,
तो वो किस विधि से चिपक रहे हैं फ्रिक्शन। ना। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, अभी आपको बताया था। यहाँ पे कहीं ये दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? मैंने अभी बताया था ना, कहीं टच ही नहीं कर रहे, और बिना टच फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था ना मैंने, ये अट्रैक्शन से सर, ये वाला, ये अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, ये चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तभी तो मैंने इस पे लिखा है मोस्ट मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग करता है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो ऐसे करता है कि प्लास्टिक को ड्राई हेयर के साथ रब करने पर जो आवेश आता है वो किस विधि से आता है। तो आपको क्या लिखना है, ये आंसर लिखना है, फ्रिक्शन मेथड। आवेश आता है, चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी प्लास्टिक के स्केल पर, द चार्ज प्रोड्यूस ऑन प्लास्टिक स्केल, ठीक है, वो किस मेथड से हो रहा है बेटा? फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? ड्यू टू फ्रिक्शन मेथड, ड्यू टू फ्रिक्शन मेथड। अब जो अट्रैक्ट कर रहा है, अब अगला क्वेश्चन कि प्लास्टिक का स्केल ड्राई हेयर के साथ रब करने के पश्चात जब डस्ट के पास लेकर जाते हैं या धूल के कणों के पास लेके जाते हैं तो उसके साथ धूल के कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो किस विधि के द्वारा? तो वो आपके वहां पर आंसर क्या होगा? हाँ, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? एक ही क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज पकड़नी है अपने को, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अपने पकड़ ली ना तो आंसर अपने पास सही रहता है। अब बच्चे जल्दीबाजी में जब क्वेश्चन करते हैं ना तो वो यही पे देखते हैं कि एग्जांपल आ गया प्लास्टिक का स्केल ड्राई हेयर, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि वो चीज क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको एक खेल भी सिखा देता हूं मैं। एक आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सी लेना, कभी आपको एक खेल बता रहा हूँ, इसके लिए तीन जने चाहिए। आप घर पे अगर 3 जने हो तो उससे तब कर सकते हो। आप प्लास्टिक का कुर्सी ले लेना, पैर ऊपर कर लेना, पैर जो आपके ना ऊपर रखना, पृथ्वी से टच ना हो, अर्थ से टच नहीं होने चाहिए, अर्थ से, ये याद रखना। फिर क्या करना, दूसरे बच्चे को कहना, तौलिया होता है ना, टॉवल या कोई कपड़ा है सूती, ज्यादातर तौलिए से जो कुर्सी की जो बैक होती है उस पर हिट करे। उस पर क्या करना है बेटा? जोर जोर से हिट करना है। और तीसरे पर्सन को कहना आपकी उंगली को टच करे। जैसे ही वो आपकी उंगली को टच करेगा उसको एक जर्क लगेगा, करंट लगेगा। तो वो भी किस मेथड से आया है? उस बॉडी में, जो आपकी बॉडी में जो फ्रिक्शन मेथड। ये कुर्सी वाला क्या, उसमें क्या है, आप एक कुर्सी लेना, बैठ जाना, एक जने को बिठा देना, ठीक है। अब बिठा देना, पैर ऊपर रखवाना, फिर तौलिया से कुर्सी की बैक पे मारना है। उस लड़के के उसके मत नहीं मारने लग जाना, ठीक है ना। कुर्सी के बैक पे मारना है, कहीं उसके मारने लग जाओ, सर ने कहा था, है ना। कुर्सी की बैक पर मारना है आपको, नहीं तो चोट आप उसके लग जाएगी बेचारे के, ठीक है ना। कुर्सी की बैक पे मारोगे तो आपको तीसरा पर्सन या आप खुद, जो पर्सन बैठा है, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट बैठा, उसकी उंगली को टच करना, तो आपको करंट लगेगा या उसको एक झटका हल्का सा महसूस होगा। उसको कहना आपके पास तभी महसूस होगा वो, चप्पल ना पहने वो भी, अगर चप्पल पहनेगा फिर वो अर्थ में चला जाएगा।